So enthalpy change for a reaction is also known as heat of reaction. So you can write it in short like this. Delta H for a reaction is what? Heat of reaction. दोनों एक ही है. So delta H for a given reaction is given by, yes, sum of enthalpies of product minus sum of enthalpies of reactant. Sum of enthalpies of product मतलब फाइनल स्टेट आपका H2 माइनस H1 ही लिखते हैं आप. तो H2 जो है यहाँ पे प्रोडक्ट है, H1 जो है वो हमारा रिएक्टेंट है. सो दिस इज व्हाट एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन. यदि वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें? हीट इज गिवन आउट और हीट इज इवॉल्व्ड, एंड इन दैट केस डेल्टा एच विल बी नेगेटिव. जब किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है तो मीनिंग होता है हीट इज इवॉल्व्ड और हीट इज गिवन आउट. तो यहां पे आपका जो HP है, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट is less than sum of enthalpies of reactant. So यहाँ पे heat is evolved. एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास में एक रिएक्शन है, C solid plus O2G is equal to, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा इस रिएक्शन का, कॉमा दे के लिखना है, -393.5 किलोजूल पर मोल. -393.5 किलोजूल पर मोल. तो यहाँ पे मीनिंग ये हो गया कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, माइनस लिखा है मैंने, मतलब 393.5 किलोजूल हीट इज गिवन आउट. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? हीट इज इवॉल्व्ड. सो दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दूसरा होता है हमारा एंडोथर्मिक. जब एंडोथर्मिक बोल रहे हैं आप तो हीट इज एब्सॉर्ब, हीट इज एब्सॉर्ब बोलेंगे आप यहाँ पे, एक बात. दूसरा, डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव रहेगा. अब पॉजिटिव कब रहेगा? जब ये ज्यादा रहेगा, मतलब HP इज ग्रेटर देन सम ऑफ HP इज ग्रेटर देन HR. सो सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट HP is greater than sum of enthalpies of the reactant, and in that case that reaction will be endothermic, in which heat is absorbed. इसका एक एग्जांपल ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे. N2 plus O2 is equal to 66.4 किलोजूल पर मोल. तो ये जो रिएक्शन है इसमें डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव में आ रहा है, प्लस आ रहा है, वो प्लस आ रहा है, मतलब हीट इज एब्सॉर्ब. ड्यूरिंग दैट रिएक्शन हीट इज एब्सॉर्ब. डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हीट एब्सॉर्ब हो गया, तो रिएक्शन कौन सा हो गया हमारा? एंडोथर्मिक, जहां पे HP इज ग्रेटर देन HR. एंडोथर्मिक का एक एग्जांपल ऊपर लिखा है मैंने. जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा वो एंडोथर्मिक, जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा वो एक्सोथर्मिक. अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे उस रिएक्शन के लिए, और इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज. मैंने डेल्टा एच के ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगा दिया. डिग्रीज बोल सकते, जीरो भी बोल सकते. डेल्टा एच जीरो बोलेंगे, डेल्टा एच का डिग्री का साइन बोल दे, व्हाटएवर इट मे बी, बट दैट इज अ स्टैंडर्ड कंडीशन. अब स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी इंपोज करेंगे हम? किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जो है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर
प्रेशर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये तीन चीजें हैं जो कि रिएक्शन का डेल्टा एच उसके ऊपर डिपेंड होता है। कौन सी है? एक तो फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दूसरा प्रेशर और तीसरा टेम्परेचर। तो हीट ऑफ रिएक्शन जो है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दैट डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड दैट डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इन दैट केस वी हैव टू स्पेसिफाई द कंडीशन। तो हमने एक स्टैंडर्ड कंडीशन मेंशन किया है यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का। द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन एट टेम्परेचर मेंशन कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called as ये जीरो लगा दिया मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर उसके ऊपर लागू होती है। टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कंडीशन में जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे मैंने जीरो लगा दिया उसके ऊपर, तो इसका मीनिंग हो गया अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना स्टैंडर्ड कंडीशन में 298 केल्विन और प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन इन विच दैट रिएक्शन इज कैरिड आउट एंड फॉर विच डेल्टा एच इज मेंशन एज डेल्टा एच जीरो। ऑर्डिनरी कंडीशंस में हम सिर्फ डेल्टा एच लिखते हैं, जब स्टैंडर्ड हो गया वो तो वो डेल्टा एच जीरो होगा। Okay, next thing is a thermochemical equation. थर्मोकेमिकल इक्वेशन देखिए, अब तक हमने 2-3 तो लिख भी दिए हैं, सिर्फ उसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते यही पता नहीं था। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो इट इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। वो एक तो बैलेंस होना चाहिए, जैसे C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, ओके दैट इज अ बैलेंस रिएक्शन। H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2O, दैट इज अ बैलेंस रिएक्शन। अब इसके साथ साथ और एक चीज इंपोज करने जा रहे हैं, इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन। चलो ठीक है, दूसरा कंडीशन हो गया। पहले तो बैलेंस होना चाहिए, दूसरा उसमें फिजिकल स्टेट मेंशन होना चाहिए, तीसरा कंडीशन अभी इंपोज कर रहे हैं हम उसमें एंथैल्पी चेंज, वो भी उसके अंदर डेल्टा कॉमा करके रिएक्शन के आगे डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस माइनस जो भी है वो वैल्यू लिखना चाहिए। इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज एन थर्मोकेमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन भी बोल सकते हैं। पहली बात तो बैलेंस होना चाहिए, इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड। Physical state of all the reactant and products are mentioned along with that. Along with the enthalpy change, मतलब physical state भी लिखा होना चाहिए और enthalpy change भी लिखा होना चाहिए, mention होना चाहिए, is called as
thermochemical equation. A balanced chemical equation in which physical state of the reactant and products are mentioned along with the enthalpy change is called as thermochemical equation. थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या होता है, पहली बात तो बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए, दूसरा उसमें फिजिकल स्टेट लिखा होना चाहिए कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है. अलोंग विद दैट उसके साथ साथ हमको डेल्टा एच भी लिखना चाहिए. ओके, इसका एग्जांपल ऐड करेंगे. ये हो गया आपका इतना मैंने लिख दिया. तो पहली बात तो इसमें बैलेंस नहीं दिख रहा है मेरे को. एक कार्बन है, ओके, 4 हाइड्रोजन है तो मेरे को वाटर 2 करना चाहिए. ओके, अब हो गया. अभी ऑक्सीजन काउंट करते हैं तो ये 2 है और ये 2 है, टोटल 4 ऑक्सीजन होना चाहिए था, तो अभी यहाँ पे आ गया. नाउ दिस इज योर बैलेंस रिएक्शन. सिर्फ दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस वन. नाउ इसमें हमको करना क्या है, फिजिकल स्टेट मेंशन करना है. ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है. सो अभी इसमें 2 चीजें आ गई. पहली बात तो ये बैलेंस हो गया, दूसरा इसमें फिजिकल स्टेट हमने मेंशन कर दिया. ईच ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट जो है दिख रहा है. अलोंग विद दैट अभी पूरा नहीं हुआ, डेल्टा एच इज इक्वल टू अब ठीक है -890 किलो जूल डेल्टा एच. यहाँ पे क्या करना है, रिएक्शन के एंड में कॉमा लगाना है और उसके आगे डेल्टा एच इज इक्वल टू -890 किलो जूल पर मोल. ऐसा जब लिखेंगे आप तो इन दैट केस दैट बिकम्स थर्मोकेमिकल इक्वेशन. तो ये बैलेंस भी है, इसमें फिजिकल स्टेट भी मेंशन किया हुआ है, इसमें डेल्टा एच का वैल्यू भी लिखा हुआ है. तो ये हमारे लिए हो गया थर्मोकेमिकल इक्वेशन. ओके, दिस टेक डाउन दिस एग्जांपल और एक आधा ऐड करेंगे इसमें. ओके, ये भी बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, गैसीय स्टेट में, वाटर लिक्विड स्टेट में. एक 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है. हाफ इंटू 2 कितना होता है, 1. हाफ इंटू 2 1 हो गया तो H2L एंड देन डेल्टा H इज इक्वल टू -286 किलो जूल पर मोल. सो दिस इज व्हाट अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज इट इज अ बैलेंस वन थिंग. सेकंड थिंग, इसमें फिजिकल स्टेट मेंशन किया हुआ है. तीसरा, इसमें डेल्टा एच भी मेंशन किया हुआ है. सो इन दैट केस दैट बिकम्स अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन. ओके, चलते हैं आगे. Thermochemical equations can be
दे कैन बी मल्टीप्लाइड बाय सुटेबल नंबर लाइक अल्जेब्रिक इक्वेशन, जैसा x प्लस वाई इज इक्वल टू मैंने लिखा है 5। यदि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या करना चाहिए मेरे को? If I multiply it by then 10, then this will be 10y is equal to 50. So this can be done in case of algebraic equations. यहां पर भी है, इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके, लेकिन साथ साथ में ये जो वैल्यू है इसको भी मल्टीप्लाई करना है। वो जो डेल्टा एच का वैल्यू है उसको भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लिखा मैंने एक इक्वेशन, दो से मल्टीप्लाई किया मैंने, मेरी रिक्वायरमेंट होगी किसी प्रॉब्लम में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट हो सकती वाइल सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स। तो मेरे को मल्टीप्लाई करते वक्त देखना ये कि इसको 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 और ये वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना है बस। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स सी सॉलिड प्लस 2 टाइम्स O2। ये मेरा रिक्वायरमेंट होगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 786 और 788। वो जो वैल्यू है 394.3 उसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है। $788, राइट, लेकिन माइनस साइन के साथ में 788.6 किलो जूल। अब यहाँ पर मोल लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 1 मोल था इसलिए ठीक था, अभी जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट मल्टीप्लीकेशन लाइक अल्जेब्रिक इक्वेशन। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप हमारा किसी रिएक्शन में हमको इसको उल्टा करना है, दैट कैन बी रिवर्स, मतलब प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट चले जाएंगे और रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट ले लेगा। तो इन दैट केस डेल्टा एच का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस होगा। देखते हैं। डेल्टा एच का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, दैट कैन बी रिवर्स। अभी इसी रिएक्शन को मैं यदि उल्टा लिख दूं तो ये जो डेल्टा एच माइनस दिख रहा है आपको, दैट बिकम्स प्लस। ध्यान दो, इसको क्या लिखते, दूसरा लिखते। दिस इज योर रिएक्शन, नाउ रिवर्स कर दिए। इसको जब रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, जहां रिएक्टेंट है वहां प्रोडक्ट आ जाएगा और प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट जाएंगे। तो यहाँ डेल्टा एच का जो साइन है दैट चेंजेस टू
यहाँ पे डेल्टा एच का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, और अभी जो आपने लिखा दैट बिकम्स एंडोथर्मिक बिकॉज दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जितने बॉन्ड है वो ब्रेक करने हैं तो इतनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, दैट मच हीट इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, दैट इज द मीनिंग। यहाँ पे व्हेन वन combines with half mole of oxygen, it produces 1 mole of water. Formation of 1 mole of water takes place. In that case, इतना heat जो है that is given out, that is evolved. So that is exothermic. ऊपर वाला रिएक्शन जो है exothermic, और नीचे जो लिखा मैंने रिवर्स करके that becomes endothermic. इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन को यदि आप उल्टा कर देते हैं तो in that case डेल्टा एच का जो साइन है वो चेंज हो जाता है पूरी तरह से. So these are the two important points which are required for solving the problems. चलते आगे. देखिए कभी इतना वर्डिंग होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, कभी सिर्फ सिंबॉलिक होता है डेल्टा एच एफ, तो वो हमको समझ में आना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दैट. डेल्टा एच एफ मीन्स व्हाट, हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसका मीनिंग तो ये है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग क्या है तो देखते हैं. 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज टू बी प्रोड्यूस्ड. 1 मोल बनाना है आपको, कंपाउंड का 1 मोल बनना चाहिए. कहां से बनना चाहिए? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट. इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से है तो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. तो यहाँ पे appropriate number of moles of hydrogen and oxygen are required so that you will get 1 mole of that compound. जब 1 mole of compound बन जाएगा आपका from its constituent elements in their standard state, in that case जो भी enthalpy change होगा that is called as heat of formation. Enthalpy change during formation of 1 mole of a compound from its constituent elements in their standard state is called as heat of formation. The enthalpy change during formation of, कितना बनाना है आपको? सिर्फ 1 मोल बनना चाहिए. During formation of 1 mole of compound from its constituent element in their standard state. The enthalpy change during formation of 1 mole of a compound from its constituent elements in their standard state is called as heat of formation. अभी स्टैंडर्ड कंडीशन ले लिया आपने तो डेल्टा एच एफ के ऊपर और एक जीरो लग जाएगा, अभी नहीं लिखते हम. CO2 बनाना है हमको. So this carbon is in the form of graphite. डायमंड नहीं चलेगा ना हमको. किसी ने डायमंड जला के चाय बनाई है क्या उसके ऊपर? नहीं ना. That is a carbon in the form of graphite. That is a standard state. And there is a formation of कितना बनना चाहिए? 1 mole. तो यहाँ पे डेल्टा H जो है that will be minus 390.3 किलो जूल पर मोल. यहाँ 1 मोल बन रहा है. जब 1 मोल CO2 का बन जाएगा तो 394.3 किलो जूल हीट इज इवॉल्व. दूसरा लेता है H2 गैस लिया आपने, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस ले लिया, एंड देन यू आर गेटिंग अ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर. तो यहाँ पे भी ये जो फॉर्मेशन है that is minus 286 kilojule, मतलब this formation takes place with the evolution of 286 kilojoules of heat. माइनस 286 किलोजूल पर मोल का मीनिंग क्या हो गया? जब 1 मोल बनेगा तो उतना हीट जो है दैट इज गिवन आउट इनटू द सराउंडिंग. So here is a formation of 1 mole of a compound from its constituent elements in their standard state.
स्टैंडर्ड स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लेने हैं और फिर उसका 1 मोल बनना चाहिए. इन दैट केस जो डेल्टा एच होगा दैट विल बी कॉल्ड एज हीट ऑफ फॉर्मेशन. देखिए ये सब समझना बहुत जरूरी है. यदि प्रॉब्लम्स करने हैं आपको इसके बाद वाले तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है, अभी ये रिएक्शन को आपने उल्टा कर दिया. सपोज CO2 से कार्बन और O2 बना दिया तो दैट विल बी +394. इसको उल्टा कर दिया तो +286. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी 572 करना चाहिए. इसको 788.6 करना चाहिए जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये सारे हमारे कुछ प्रॉब्लम्स की स्टेप्स रहेंगे आगे. जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने निकलेंगे ना तो वहां की ये स्टेप्स होंगी. नेक्स्ट इज योर हीट ऑफ कंबशन. जलाना है किसी को. कंबशन मतलब बर्निंग प्रोसेस है ये. दैट इज डेल्टा एच सी. The enthalpy change during combustion of one mole of compound. कंपाउंड का 1 मोल जो है उसको बर्न करना है in excess of air. ऑक्सीजन ही बोलना चाहिए. in excess of air called as a heat of combustion. Enthalpy change during complete combustion. During combustion of 1 mole of a compound in excess of air is called as heat of combustion. One mole of this compound is burnt in excess of air. तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा. ओके. एक वाटर बनेगा. तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 into 2 4. 4 plus 1 5. So I will write here 5/2. 2.5 into 2 हो गया. ये 2.5 into 2 हो गया 5. इधर में कितना है? 2 into 2 4 plus 1 5. सो यहां पे डेल्टा एच सी जो है कॉमा दे के आगे लिखना है आपको. कंबशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस दैट इज -1300 किलो जूल. यहां पे लिखना है आगे आपको, ऐसे नहीं. अभी आपने सिर्फ 1 मोल बर्न किया है. 1 मोल ऑफ दैट इथिलीन दैट इज एसिटिलीन और इथाइन इज बर्न्ड in excess of air to produce 1300 kilojoules of heat. अब ये कितना हो गया? 24 ग्राम प्लस 2 26 ग्राम हो गया. ये 1 मोल हो गया, मतलब 26 ग्राम हो गया. 260 ग्राम जलाओगे तो दैट विल बी 13,000. मतलब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने थ्रू आउट तो ये 13,000 हो जाएगा. दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन. ये भी तो आपने 26 ग्राम जलाया. 1 मोल मीन्स इसका मोलार मास कितना होगा? 24 प्लस 2 26 ग्राम. ये 26 ग्राम जलाने से इतना हीट प्रोड्यूस होता है. यदि ये 10 मोल्स ले लूं मैं तो 10 मोल कितना होगा? 260 ग्राम. 260 ग्राम से ये 13,000 हो जाएगा. मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू भी काफी बढ़ेगा. सो दिस इज व्हाट हीट ऑफ कंबशन, डेल्टा एच सी. Okay, all that things are over. Now इसी को स्टैंडर्ड कंडीशन जब हम इम्पोज करेंगे इसके ऊपर then that will be standard heat of formation. यदि लिखना है मेरे को तो
ऐसे होगा. व्हाट इज द मीनिंग? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो यहाँ पे आपको 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला कंडीशन मेंशन करना है. देन ये आया था अभी एक ओके. तो ये सिंबॉलिक नोटेशंस होते हैं प्रॉब्लम में. इसके पीछे का मीनिंग यदि आपको मालूम नहीं है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैपेबल नहीं हो सकते. हर चीज का मीनिंग ये है, मतलब इससे आपको टेम्परेचर और प्रेशर मालूम हो रहा है ना. इसका साइन प्लस है तो एंडोथर्मिक है, इसका साइन नेगेटिव है तो दैट इज एक्सोथर्मिक है. हीट इवॉल्व होगा कितना होगा पर मोल में लिखा है, मतलब 1 मोल से हो रहा है. ये सारी चीजें जब तक का क्लियर नहीं होंगी हमारी, हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते. ओके. Now vaporization क्या होता है? Vaporization is a process in which liquid is converted into its vapor at its boiling point, that is vaporization. तो ये जो प्रोसेस है इसमें भी हीट चेंज तो होगा. देखिए किसी लिक्विड को, हमारे पास वाटर है, that water is at suppose 25 degrees Celsius, then it is to be heated. Heat is supplied to the water and then it is converted into vapor. तो यहाँ पे हमने वाटर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो हीट सप्लाई किया. हीट इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, मतलब इसका जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव होगा. सो वेपराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ चेंज ऑफ फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फेज में जा रहा है सब्सटेंस. कितना जाना चाहिए? 1 मोल जाना चाहिए. 1 mole of substance in liquid state is converted into gaseous state or in vapor state, then enthalpy change जो होगा that will be called as heat of vaporization. This is called as enthalpy of phase transition. phase change हो रहा है यहाँ पे, लिक्विड से वेपर फेज में जा रहा है. आप one mole of liquid is converted into its vapor at its boiling point. In that case, that will be called as heat of vaporization. मतलब 18 grams of water is given to you, then it is heated up to 100 degree Celsius. then यहाँ से यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जो चेंज होने वाला है इसमें इतना हीट एब्सॉर्ब होगा. 18 ग्राम्स ऑफ वाटर को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर में कन्वर्ट करने के लिए इतना हीट लगेगा.
लेकिन वाटर का भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए 100 जब ये होगा, अदरवाइज 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है आपके पास में 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा 800 तक एंड देन दैट विल स्टार्ट बॉइलिंग. So this is what heat of vaporization or enthalpy of vaporization. 18 grams of liquid water at 100 degrees Celsius is given to you and then it is allowed to boil, and so that much heat is required. This is what conversion of liquid into gas, that is a phase transition. दूसरा देखते हैं. फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू, फ्यूजन में चल रहे हैं हम. ओके, फ्यूजन के लिए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. फ्रीजिंग के जैसा ही हो गया. देखिए, मेल्टिंग पॉइंट इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो विदाउट चेंज इन टेम्परेचर लिखना क्या है और एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट लिखना क्या, बात एक ही है. ओके, वेपराइजेशन में जो वैल्यू लिखा है आपने ये 40 किलो जूल है. ये जो वैल्यू है यहाँ बॉक्स कर दिया है मैंने, इसमें चेंज करना है आपको, दैट इज 40 किलो जूल पर मोल. और वो जो 6.01 है वो यहाँ पे आएगा. ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, यहाँ पे अलग होगा. सो 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड at constant temperature without changing temperature, या फिर at constant temperature, या फिर at its melting point, कुछ भी बोलिए तीन में से. without change in temperature बोला तो भी चलता, नहीं बोलना at constant temperature बोला तो भी चलता, ये भी नहीं बोलना है तो at its melting point बोल दो, हो जाएगा. मतलब मेरे पास में 18 grams of ice है. 18 ग्राम मीन्स 1 मोल ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर. इस 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो 6.01 किलो जूल हीट इज रिक्वायर्ड, जो कि हमारे हाथ पे रखे रखे उतना हीट एब्सॉर्ब करेगा आइस एंड दैट विल मेल्ट. तो यहां पर जो फेज चेंज हो गया सॉलिड टू लिक्विड हो गया. एक बचा है डायरेक्ट सॉलिड इनटू गैस, सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं. हीट ऑफ सब्लिमेशन करेंगे हम अभी एक और फिर रुक जाएंगे. इसके पहले वाला जो वेपराइजेशन है उसमें चेंज करना एट 100 डिग्री सेल्सियस. दिस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. ये 100 डिग्री सेल्सियस पे 40 किलो जूल पर मोल प्लस में लिख रहा हूं, मतलब ये जो कन्वर्शन से ये बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, इसमें सिस्टम एब्सॉर्ब्स हीट एंड देन ओनली दिस प्रोसेस विल टेक्स प्लेस. ये चेंज कर लेना, डेल्टा एच वेपराइजेशन फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 18 ग्राम्स ऑफ वाटर है उसको वेपर फेज में लेके जाना है तो 40 किलो जूल्स ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड. देन फ्यूजन में 18 grams of ice is converted into water at 0 degree Celsius, so heat required will be 6.01 kilojoule per mole.
अपन चलते आगे। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? In which a solid is converted into directly into gas without converting into liquid state. So in that case, that is called as in sublimation. Camphor like substances, ammonium chloride, they undergo sublimation direct. So next is your heat of sublimation. Enthalpy change during conversion of one mole of solid is directly converted into gas at constant temperature. It's called as a heat of sublimation. 1 mole of solid is directly converted into gas at constant temperature, and in that case that process will be called as sublimation, and enthalpy change will be called as heat of sublimation. ये तो आर्टिफिशियली करना पड़ेगा हमको, आसानी से तो होगा नहीं ये। So it comes out to be 51.08. यहाँ प्रेशर ये वो सारी कंडीशंस इंपोज करने के बाद ही इस टाइप का कन्वर्शन होगा, बिकॉज वाटर इज नॉट अ सब्लिमेबल सब्सटेंस। सो यहाँ पे 3 तरह के हमने फेज चेंजेस देखे हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन या फिर एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। डेल्टा एच वेपराइजेशन किया आपने, डेल्टा एच फ्यूजन किया आपने, एंड डेल्टा एच फॉर सब्लिमेशन आर कॉल्ड एज enthalpy of phase transition, enthalpy of phase transition in which physical state of that compound changes, are called as enthalpies of phase transition in which, देखिए यहाँ कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। फिजिकल स्टेट ऑफ 1 mole of a substance changes to other at constant temperature and pressure. So this is called as enthalpy of phase transition, in which a physical state of 1 mole of a substance changes from solid to liquid or liquid to gas, or any order में आप उसको change कर सकते हैं, and that case that will be called as enthalpy of phase transition. So ये तीनों जो है, enthalpy of vaporization, enthalpy of fusion, enthalpy of sublimation, ये तीनों जो है they are called as enthalpies of physical या फिर phase change. enthalpy of phase change मतलब वहां सिर्फ physical state change होगा, ना कि कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। ओके, यहाँ पे हम रुकेंगे, कल देखेंगे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फेज ट्रांजिशंस कैसे होते हैं।
एनी डाउट पूर्वा? प्रथमेश, श्रावणी या कस्तूरी? कस्तूरी, ओके. नेहा, निधि, ओके. यहाँ रुकेंगे हम.